नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने सेकंड चैप्टर जो कि है बहुपद इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। हमने चैप्टर फर्स्ट जो कि वास्तविक संख्याएं वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से चैप्टर फर्स्ट एक बार जरूर देख लेना। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी आप जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है बहुपद। सबसे पहले बात आती है कि बहुपद कहते किसे, यानी बहुपद की परिभाषा क्या है। तो बहुपद की परिभाषा है ऐसे बीजीय व्यंजक है जिनमें चरों की घात क्या हो, सदैव एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं और इसको डिटेल से भी समझाऊंगा। ऐसे बीजीय व्यंजक है जिनमें चरों की घात सदैव क्या हो, पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। तो बहुपद की परिभाषा समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। ठीक है, चर किसे कहते हैं, चर की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या के बारे में तो आप जानते हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, यानी 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार पूर्ण संख्या तो कहां तक चलती है, अनंत तक चलती है। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में तो आपको पता है। आपको किसके बारे में जानना है, बीजीय व्यंजक, चर, अचर क्या होता है, चर की घात क्या होता है, इनके बारे में भी आपको पता है, वो होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं चर क्या होता है, अचर क्या होता है। जब भी दोस्तों चर और अचर के मध्य गणितीय संक्रियाएं होती है ना, तो किसका निर्माण होता है, बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। ठीक है, जब भी चर और अचर के मध्य गणितीय संक्रिया यानी जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, तब किसका निर्माण होगा, बीजीय व्यंजक का निर्माण होगा। तो चलिए आपको यह तो समझ में आ गया कि बीजीय व्यंजक कैसे बनेगा। तो बीजीय व्यंजक के अंदर क्या होगा, चर भी होगा और अचर भी होगा, और उनके मध्य क्या होगी, गणितीय संक्रिया होगी, तब वो क्या बनेगा, बीजीय व्यंजक बनेगा। तो ये चर क्या है, तो ये बीजीय व्यंजक के अंदर जब भी हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है आपकी, ए बी सी इस प्रकार लेकर ये एक्स वाई जेड, ठीक, या आपके हिंदी वर्णमाला के अक्षर क ख ग इस प्रकार आपकी पूरी हिंदी वर्णमाला के अक्षर। यानी कि अगर हम बीजीय व्यंजक के अंदर ए बी सी डी एक्स वाई जेड या क ख ग इनका इस्तेमाल करेंगे ना, उन्हें हम क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। समझ में आ गया होगा कि बीजीय व्यंजक के अंदर जब भी हम अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला का कोई भी अक्षर हम प्रयोग करेंगे ना, उसे हम क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। चर को इंग्लिश में वेरिएबल भी बोलते हैं, यानी इसका मान है वो चेंज होता रहता है। किसी क्वेश्चन के लिए x का मान है 4 आ जाता है, किसी के लिए 5 आ जाता है, किसी के लिए 10 आ जाता है, यानी इसका मान है वो चेंज होता रहता है, इसलिए इसको हम चर बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अचर क्या होता है। अचर को इंग्लिश में हम कांस्टेंट बोलते हैं, यानी जिसके हम क्या बोले, नियतांक बोले। तो अचर क्या होगा, जिसका मान कभी भी बदलता नहीं हो। मान किसका नहीं बदलता है, जैसे एक है, एक का किसी भी क्वेश्चन के अंदर एक का प्रयोग हो तो एक का मान तो एक रहेगा, ऐसे थोड़े किसी क्वेश्चन के अंदर एक का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 हो 2 हो इस प्रकार कोई भी आपकी गणित की संख्या है ना, अचर के अंदर आता है। ठीक है, जैसे √7 हो गया, 22/7 जिसे हम पाई बोलते हैं, जिनका भी मान क्या होता है, निश्चित रहता है, जिनका मान कभी भी नहीं बदलता है। जैसे जो आपकी क्या होती है, गणितीय संख्या होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चर क्या होगा, यानी जिसका मान बदलता रहता है, यानी हिंदी या अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर होगा बीजीय व्यंजक के अंदर, वो क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। अचर क्या होगा, जिसका मान क्या रहता है, हमेशा निश्चित रहता है। ठीक है, वो क्या होता है, अचर होता है। जब चर और अचर के मध्य गणितीय संक्रिया यानी इनके मध्य जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, जब चर और अचर के मध्य गणितीय संक्रिया होगी तब किसका निर्माण होगा, बीजीय व्यंजक का निर्माण होगा। और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे इसमें से हमने कोई भी एक चर उठा लिया, मान लीजिए हमने x लिया है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हम चर के रूप में x का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मैंने x लिया, ठीक है, गणितीय संक्रिया के लिए मैंने यहां से क्या उठा लिया, प्लस उठा लिया, और इधर से आप कोई भी एक संख्या उठा लीजिए, मैंने शुरुआत वाली संख्या 1 ही उठा ली, तो ये क्या हो गया, x + 1 हो गया। तो ये क्या है, आपका बीजीय व्यंजक है। क्यों कि इसके अंदर एक चर आ रहा है जो कि क्या है, x है, इसके अंदर एक अचर आ रहा है जो कि क्या है, 1 है, और इसके मध्य गणितीय संक्रिया क्या हो रही है, प्लस हो रही है। इसके अलावा प्रत्येक संख्या के गुणा में 1 होता है, तो यानी x के गुणा में भी 1 है, तो यानी कि ये इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 × x। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखो चर आ रहा है,
ये अचर आ रहा है और इनके मध्य गणितीय संक्रिया क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो यानी कि ये भी एक का क्या हो गया, आपका बीजीय व्यंजक हो गया। तो बीजीय व्यंजक की आपको परिभाषा वो समझ में आ गई होगी। और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 2x² - 3, मैं पूछूं क्या ये बीजीय व्यंजक है क्या, तब आप बोलोगे सर ये बीजीय व्यंजक है। क्यों, किसी में चर भी आ रहा है, अचर भी आ रहा है, गणितीय संक्रिया यानी यहाँ पे घटाव हो रहा है और इन दोनों के मध्य क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो यानी क्या आपका बीजीय व्यंजक है। मैं आपसे ऐसे पूछ लूं किस बीजीय व्यंजक के अंदर चर क्या है, तब आप बोलोगे सर चर कितना, यहाँ पे x है, एक ही चर है, ठीक है। और इसकी घात कितनी है चर की, तब आप बोलोगे सर चर की घात कितनी है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा √5x³ - 2x² + 7। मैं पूछूं क्या ये बीजीय व्यंजक है क्या, तब आपका आंसर क्या होगा कि सर ये बीजीय व्यंजक है। मैं पूछूं कैसे, कि सर इसके अंदर ये देख लिया चर भी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये चर भी आ रहा है और इनके मध्य गणितीय संक्रिया भी हो रही है। जैसे यहाँ पे इन दोनों के मध्य गुणा, फिर ये घटाव हो रहा है, यहाँ पे भी गुणा हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे जोड़ हो रहा है। तो यानी क्या हो जाएगा, ये बीजीय व्यंजक होगा। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा √x है, ठीक है, +3, तो क्या ये बीजीय व्यंजक है क्या, तब आप बोलोगे सर है। कैसे, कि ये लीजिए x यानी ये क्या आ गया आपका चर आ गया, ये क्या है प्लस है, ये अचर आ गया। तो यानी चर और अचर के मध्य क्या होगी, गणितीय संक्रिया होगी, यानी ये क्या होगा आपका बीजीय व्यंजक होगा। मान लीजिए मैंने सीधा लिख दिया y और मैं पूछूं क्या ये बीजीय व्यंजक है क्या, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा सर ये बीजीय व्यंजक है। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि प्रत्येक संख्या के गुणा में 1 होता है, तो इसके संख्या में भी क्या है, यानी कि इसके गुणा में भी 1 है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या आ गया, ये चर आ गया, ये क्या आ गया, अचर आ गया और इनके मध्य गणितीय संक्रिया भी हो गई, यानी ये भी क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा x² - 2 + √2x - 6, ठीक। मैं पूछूं क्या ये बीजीय व्यंजक है क्या, तब आप बोलोगे सर बीजीय व्यंजक है। कैसे, इसके अंदर चर भी आ रहा है, अचर भी आ रहा है और इनके मध्य क्या हो रही है, गणितीय संक्रिया भी हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। यानी बीजीय व्यंजक की क्या परिभाषा है, एक इसमें चर होगा, एक अचर होगा, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक चर होगा, एक क्या होगा, अचर होगा और इनके मध्य क्या होगी, गणितीय संक्रिया भी होगी, तभी आपका क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा, ठीक है। मैं पूछूं बताइए 2 है, ये डायरेक्ट 2, क्या ये भी एक बीजीय व्यंजक हो सकता है क्या, क्या ये बीजीय व्यंजक है, तब आप बोलोगे सर हाँ ये भी बीजीय व्यंजक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे चर कहाँ पे है, कोई चर थोड़ी है इसमें, यानी अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला का कोई अक्षर आया है क्या, तब बोलोगे सर नहीं आया, तो फिर ये बीजीय व्यंजक कैसे हुआ। तो प्रत्येक संख्या के गुणा में क्या होता है, 1 होता है, तो हमने यहाँ पे भी 1 लगा दिया। मैंने आपको पिछले चैप्टर में अच्छी तरह से ये बात बताई थी, अगर किसी भी संख्या की घात 0 होता है ना, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे अगर 1 की घात 0 है तो इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। x की घात 0 है तो इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। यानी हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, x की घात 0 लिख सकते हैं, यानी किसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × x की घात 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, अचर आ गया, ये क्या हो गया, अचर आ गया और इनके मध्य क्या होगी, गणितीय संक्रिया होगी, यानी 2 भी आपका क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि क्या था, बहुपद था। बहुपद की क्या परिभाषा थी, अब आप इसको पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ये सभी क्या है, बीजीय व्यंजक है, ठीक है। ये सभी के सभी हमने बीजीय व्यंजक के उदाहरण रखे हैं। इनमें क्या बोला गया है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चरों की घात सदैव क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या भी आपको पता है, तो इनमें से आपको देखना है कि कौन कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है। तो बहुपद होने के लिए पहले क्या होना चाहिए, बीजीय व्यंजक होना चाहिए। बीजीय व्यंजक के लिए चर हो, अचर हो, उनके मध्य गणितीय संक्रिया भी होनी चाहिए। आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे ना, तब ये बातें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अभी जितना भी आपको समझ में आ रहा है ना, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझने की कोशिश करना है। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बताएं, बिल्कुल भी मत घबराएं, मैं और उसको सरल तरीके से बताने की भी आपको कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यानी कि बीजीय व्यंजक जिसकी घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। चलिए देखते हैं, यह एक बीजीय व्यंजक है, क्या इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है क्या, तो इसमें चर की घात कितनी है, 1 है। 1 तो अपना क्या है, पूर्ण संख्या के अंदर आता है, तो यानी ये भी क्या होगा, एक बहुपद होगा। सेकंड क्वेश्चन है 2x² - 3,
इसमें चर क्या है, तब आप बोलोगे सर चर क्या है, x है। चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या, क्योंकि 2 किस में आता है, पूर्ण संख्या में आता है, यानी ये भी अपना क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, √5x³ माइनस ये क्या है 2x² प्लस 7। इसमें क्या बहुपद कौन कौन से, ये बहुपद है या नहीं, तो इसके लिए चर क्या है, एक x है, यहाँ पे भी x आ रहा है, तो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x² है, यानी ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √x + 3। √x का मीन्स क्या होता है कि ये क्या है, x⁴ 1/2 + 3 है। क्या 1/2 पूर्ण संख्या होती है क्या, बताइए, 1/2 पूर्ण संख्या होगी क्या, तब आप बोलोगे सर 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती। अगर पूर्ण संख्या ये नहीं है तो यानी ये बहुपद भी अपना नहीं होगा। नेक्स्ट के अंदर देखें तो इसके अंदर घात कितनी है, 1 है, तो यानी ये भी अपना बहुपद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर देखें तो पावर यहाँ पे क्या है, -2 है। आगे आपको बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि -2 पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता ही नहीं है, यानी माइनस वाली संख्या कभी भी इसके अंदर नहीं आती पूर्ण संख्या के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक, इसी प्रकार आगे बात करें, जैसे 2 है, 2 को हमने क्या लिखा था, 2 × x⁴ 0, तो 0 तो पूर्ण संख्या के अंदर आता है, यानी कि चर की घात 0 तो हो सकती है, तो यानी 0 है, तो यानी ये 2 भी अपना क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। तब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई बीजीय व्यंजक है वो बहुपद है या नहीं, तो इसके लिए आपको देखना है कि घात है वो पूर्ण संख्या है तब तो बहुपद है, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं कि बहुपद है वो कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, कैसे हम शून्यक निकालते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम बहुपद के प्रकार की बात कर लेते हैं। यह बहुपद के प्रकार है ना, जो चर राशि है उसके घात के आधार पर हम बात करेंगे, ठीक है। चर राशि कौन सी होती है, जो कि XYZ आपके यानी कि हिंदी या अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर होगा ना, वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। तो यानी उसके घात के आधार पर हम बात कर लेते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहले आपका आता है रेखीय बहुपद। इसके अंदर जो चर राशि होगी ना उसकी घात क्या होगी, 1 होगी। जैसे मैंने लिख दिया x, तो x की घात क्या है, 1 है, तो यानी क्या रेखीय बहुपद है। मैंने लिखा x - 3 y + 4, ठीक, 5x - 7। आप देखेंगे कि इनमें चर क्या है, x है, तो यहाँ पे x की घात क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रेखीय बहुपद। अगला क्या है, बीजीय व्यंजक या बहुपद क्या है, x - 3 है, इसकी घात क्या है, 1 है, तो यानी क्या हो गया, रेखीय बहुपद। यहाँ पे चर क्या है, y की घात कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो गया आपका रेखीय बहुपद। इसी प्रकार 5x, x की घात कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रेखीय बहुपद हो जाएगा। आगे मैं लिख दूं 2x² - 3x + 7 और पूछूं क्या ये रेखीय बहुपद है क्या, तब आपका आंसर क्या होगा कि सर ये रेखीय बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चर x है ना इसकी अधिकतम घात क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। लेकिन रेखीय बहुपद के अंदर अधिकतम घात कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अधिकतम घात हो, एक क्या हो उसके अंदर अधिकतम घात हो। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रेखीय बहुपद होगा उसकी अधिकतम घात कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। द्विघात बहुपद होगा तो उसकी अधिकतम घात क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। इसी प्रकार हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये लीजिए 2 ही 2 क्यों लेते हैं, कोई और संख्या लेते हैं, जैसे √3 x² + 1। यहाँ पे चर क्या है, x है, और x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार कोई आप और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 4x² - 3x + √2, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। समझ गए हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है, रेखीय बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद की बात कर लेते हैं। तो त्रिघात बहुपद के अंदर क्या होती है, घात है वो अधिकतम 3 होती है। जैसे 4x³ + 3x² - 8, इसके अंदर अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार कोई और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 5x² + 3x³ - 2, तो
तो इस बहुपद के अंदर अधिकतम घात कितनी है? 3 है। ठीक है, ये एक व्यवस्थित बहुपद नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्या एक बहुपद है, और इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। हम घात के आधार पर बहुपदों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अधिकतम घात हो उतने क्या हो जाते हैं उसके अंदर, उतनी घात का वो बहुपद हो जाएगा। अब बात आती है शून्य बहुपद। ठीक है, यानी कि इस बहुपद के अंदर क्या होगी कि जो चरराशि है ना उसकी घात क्या होती है? 0 होती है। जैसे मैंने लिखा 2 भी क्या एक बहुपद है। ठीक है, इसमें चर तो है नहीं, तो हम क्या मान सकते हैं? 2 गुणा 1 मान सकते हैं। एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा x की पावर 0। तो ये लीजिए, जो चर है उसकी घात क्या है? 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार कोई और संख्या ले लीजिए, जैसे -5 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, क्योंकि इनके प्रत्येक में क्या होता है? गुणा में 1 होता है। ठीक है, इन सभी के गुणा में 1 होता है, और एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0 या y की पावर 0 या z की पावर 0, कोई भी चर लेके उसकी पावर 0 लगा सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? आपका शून्य बहुपद हो जाएगा। इसी के अंदर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इस बहुपद के अंदर कितने चर हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ एक चर आ रहा है x, तो यानी यहाँ पे एक चर है, ये भी एक चर है, ये भी एक है, ये भी एक है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी एक चर आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी, ये देख लिए x तो एक है ना। ठीक है, x तो एक ही है। इसी प्रकार ये भी x है। अगर कहीं पे भी 2 चर होता तो क्या लिखा आता? 2x² प्लस 3y माइनस 2। तो यहाँ पे एक चर x है, एक चर क्या है? y है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कितने चर है या चर कौन सा है। चर कौन सा है? तो x है, और मतलब चर कितनी है? तो यहाँ पे x क्या है? एक ही है, तो आपका एक चर हो जाएगा। यहाँ पे अगर पूछ लिया जाता कि चर कितनी है, तो यहाँ पे x 1 है, y 1 है, यानी चर कितनी है? 2 है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि घात के आधार पर आपके बहुपद कौन कौन से होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बहुपद के शून्यांक के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बहुपद के शून्यांक को लेकर कि बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम शून्यांक की बात कर लेते हैं। तो शून्यांक क्या होता है कि चर का वह मान जिस पर बहुपद की वैल्यू क्या हो जाए? शून्य हो जाए। मान लीजिए ये एक बहुपद है। ठीक है, मान लीजिए क्या ये बहुपद है। ठीक है, अगर इस बहुपद के अंदर हम ऐसी कौन सी संख्या रखें कि जिससे इसका मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वही आपका क्या हो जाएगा? बहुपद का शून्यांक हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपका बहुपद है, यहाँ पे चर क्या है? x है, तो यानी चर की जगह ऐसे हम कौन सी संख्या रखें जिससे इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए? तो वही आपका क्या हो जाएगा? बहुपद का शून्यांक हो जाएगा। ठीक है, बहुपद के शून्यांक कैसे निकालते हैं हमने क्लास 9th में सीखा है। मैं एक बार और बता देता हूं, आगे हम जब अभी अपने एक्सरसाइज 2.2 करेंगे ना, उनमें भी क्या है? बहुपद के शून्यांक हम निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे एक ये रेखीय बहुपद है, इसके हमें क्या निकालने हैं? शून्यांक निकालने हैं। तो शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर रख देंगे। 5x - 5 बराबर 0। ये 5 माइनस का इस साइड चले जाते क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो यानी 5x बराबर क्या हो जाएगा? 5। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 इसके नीचे आ जाएगा, तो यानी 5 अपॉन क्या हो जाएगा? 5। तो इसका मान क्या होगा? 1 आ जाएगा। x का मान 1 आया है, यानी कि इस बहुपद का जो शून्यांक है ना वो क्या है? 1 है। यानी 1 रखते ही ये बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आप रख के चेक कर लीजिए। 5 x की जगह 1 रखना है, फिर माइनस का 5। 5 गुणा 5 तो क्या होता है? 5। फिर ये कितना? माइनस का 5 है, और बराबर में 5 में से 5 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने 1 रखा, तब यहाँ पे मान बहुपद का हमें कितना मिला? 0 मिला। तो 1 अपना क्या हो जाएगा? बहुपद का शून्यांक हो जाएगा। ठीक है, शून्यांक आपको समझ में आ गया होगा कि चर का वह मान जिस पर बहुपद की वैल्यू क्या हो जाए? 0 या शून्य हो जाए। इसी प्रकार ये कोई द्विघात बहुपद हमें दिया गया है, इसके हमें शून्यांक निकालने हैं। तो शून्यांक निकालने के लिए हमने क्लास 9th में गुणनखंड विधि पढ़ी थी कि यानी कि इस 5 के हमें टुकड़े करने हैं। किस प्रकार करने हैं? टुकड़े में इस प्रकार करने हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पे तो क्या मिले? माइनस का 5 मिले, और उनको गुणा करने पे हमें कितना मिलना चाहिए? प्लस का 6, क्योंकि यहाँ पे 1 है इसके आगे और ये 6 का गुणा 1 से तो कितना आ गया अपना? 6। यानी हमें 2 ऐसी संख्याएं देखनी है जिनको जोड़ने या घटाने पे तो माइनस का 5 मिले, गुणा करने पे 6 मिले। तब आप कहोगे सर कि 1 - 2 ले लीजिए, 1 - 3 ले लीजिए। -2 का गुणा -3 से होगा तो प्लस का 6 होगा, जोड़ने पे माइनस का 5 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x² - 5x की जगह में क्या लिखना है?
माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 6। ठीक है, इसके शून्यक निकालने हैं तो यानी इसको हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे। जैसे यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो ये x आ गया, तो x माइनस 2। ठीक है, यहाँ से -3 को हम बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से भी x माइनस 2 दोनों जगह यानी बाहर आ जाएगा, तो x माइनस 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, x माइनस 3 बराबर में 0। एक बार तो 0 के बराबर ये मान रख देंगे और एक बार 0 के बराबर ये मान रख देंगे, तो यानी कि x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। ठीक, इसी प्रकार x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3। यानी कि ये जो बहुपद है ना, ये बहुपद, इसके शून्यक हमें क्या मिले हैं, एक 2 मिला है और एक 3 मिला है। यानी कि इस बहुपद के अंदर आप चाहे 2 रखो या आप 3 रख लीजिए। ठीक है, या बारी बारी से दोनों को रखेंगे ना तो इस बहुपद का मान हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आप रख के भी चेक कर सकती हैं। तो ये क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक होते हैं। यानी चर का वह मान जिस पे बहुपद की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा शून्यक क्या होता है, किस प्रकार इन्हें हम निकालते हैं, किस प्रकार निकालते हैं, आगे हम और भी चर्चा करेंगे। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अब हमें क्या करना है, ये शून्यक है ना, इनका हमें ज्यामितीय अर्थ है ना वो भी पता होना चाहिए। ज्यामितीय अर्थ का मीन्स क्या है कि इन शून्यक को हम ग्राफ के ऊपर किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ग्राफ तो आपको बनाना आता होगा, जिस प्रकार ये ग्राफ होता है। ठीक है, इस ग्राफ के ऊपर इन शून्यकों को हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ये क्या होता है, इसका ज्यामितीय अर्थ होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है ना, वो पूरी की पूरी इसी के ऊपर आधारित है कि जो शून्यक है ना उसको हमें क्या करना है, ज्यामितीय अर्थ के अंदर बताना है कि इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो चलिए इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि शून्यकों का, जो बहुपद के शून्यक है ना, उनका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। मैंने भी आपको बताया था कि ज्यामितीय अर्थ का मीन्स क्या है कि इसके जो शून्यक है ना उसको हम ग्राफ के ऊपर किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, ये इसका क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ होता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी बहुपद है, ये बहुपद है। ठीक है, 5x माइनस 5 है, हमें क्या करना है, इसको ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित करना है। इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, इसका शून्यक निकालना होगा। शून्यक किस प्रकार निकालेंगे, मैंने आपको भी बताया था, ये 5x माइनस 5 है, इसको 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो आपके x के मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 इस साइड जाती है प्लस का और 5 इसके नीचे आती है, क्या हो जाएगा, 1। तो यानी इस बहुपद का शून्यक क्या आ गया, 1 आ गया। बहुपद का शून्यक अर्थ क्या है कि अगर 1 का मान यहाँ पे x में रखेंगे ना तो बहुपद की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। यानी कि x बराबर 1 रखेंगे तो ये px आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को हमें क्या करना है, ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले आप ग्राफ बना लीजिए। ठीक, ये आपका क्या होता है, मूल बिंदु होता है जहाँ पे 0 0 होता है, यानी x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। ये साइड क्या होती है आपकी x, ये x डैश यानी ऋणात्मक x, ये ऊपर वाला y, नीचे वाला y डैश यानी ऋणात्मक y हो जाएगा। इसके अंदर आप कुछ पॉइंट ले लीजिए, जैसे अपने यहाँ पे 5 पॉइंट का जिक्र है तो हम 5 पॉइंट लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये क्या, एक आपका रेखीय बहुपद है। ठीक है, रेखीय बहुपद है, इस बहुपद के अंदर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे ना, तब x की वैल्यू 1 रखेंगे तब हमें बहुपद का मान हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसको हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। ठीक है, एक जगह तो हम क्या रख देंगे, x की वैल्यू रख देंगे, एक जगह हम क्या कर देंगे, बहुपद। यानी कि x की वैल्यू क्या रखने पे हमें बहुपद का मान क्या मिल रहा है। जैसे x की वैल्यू अगर हम 0 रखें, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो बहुपद का मान हमें क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। अगर x की वैल्यू 1 रखें तो बहुपद का मान हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी प्रकार अगर x की वैल्यू हम क्या रखें, यहाँ पे 2 रखें, अगर x की वैल्यू 2 रखें तो ये 2 का गुणा किससे होगा, 5 से होगा। तो यानी 10 में से 5 घटेगा तो ये हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, x का मान रखा तो बहुपद हमें क्या दे रहा है, x का मान 0 रखने पे बहुपद में -5 आ रहा है, 1 रखने पे 0 आ रहा है, 2 रखने पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब आप बारी बारी से पॉइंट लिख दीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया है, x की वैल्यू 0 रखी है, तो x 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। बहुपद की वैल्यू हमें क्या मिली है, -5, यानी y पे देखिए आप -5 कहाँ पे है, तो यानी आपका ये पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा, 0 - का
5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार फिर हमने बहुपद की वैल्यू क्या रखी है 1, यानी ये रहा 1। फिर हमें ये बहुपद की वैल्यू क्या मिली है 0 मिली है, तो यानी ये पॉइंट हो जाएगा 1 0। आगे देखिए हमने x की वैल्यू क्या रखी है 2 रखी है, और हमें इस जो बहुपद है इसकी वैल्यू क्या मिली है 5 मिली है, तो यानी x की वैल्यू सॉरी यहाँ पे ये 1 है, 1 0 वाला पॉइंट ये 2 है। ठीक है, और बहुपद की वैल्यू हमें क्या मिली है 5 मिली है, तो यानी यह कहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे है। अब हम इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे ना, ठीक है, ये है वो पहले वाला पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये क्या मिलेगा, एक हमें सीधी रेखा मिलेगी। ये लीजिए इन तीनों को हमने मिला दिया तो ये हमें क्या मिली है कि सीधी रेखा मिली है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड पे ऊपर ये लाइन डायरेक्ट नहीं खींची जा रही है, लेकिन जब भी आप इसको स्केल से ऐसे खींचेंगे ना तब आपको एकदम ये सीधी रेखा मिलेगी। तो ये क्या है, एक रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद इसको हम क्यों बोलते हैं आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ग्राफ के ऊपर इसको प्रदर्शित करते हैं तो एक सीधी रेखा में मिलती है। जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है ना उसी के ऊपर डिपेंड है। कैसे कि जैसे ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा है तो इसने हमें इस जो ग्राफ है इस पे कहाँ पे काटा है, एक्स एक्स पे इस बिंदु पे काटा है, तो वहाँ पे एक्स एक्स का मान क्या है 1 है। तो वही देख लीजिए अपने बहुपद का शून्यांक भी क्या है 1 है। ठीक है, तो शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है कि हमें कोई भी एक ग्राफ दे दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कैसे आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा और ग्राफ के ऊपर आपको या तो इस प्रकार की कोई ऐसे लाइन दे दी जाएगी, या आपको इस प्रकार का कोई ग्राफ दे दिया जाएगा, या आपको ऐसे दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके अंदर कितने शून्यांक है। आपसे पूछा क्या जाएगा इसके अंदर कितना शून्यांक है। जैसे मान लीजिए कि आपको इस प्रकार दिया जाए और आपसे बोला जाएगा इसके अंदर कितने शून्यांक है, तो शून्यांक कैसे हो गए देख लीजिए, ये कहाँ पे हमें काट रहा है, एक एक्स एक्स पे काट रहा है, वो इसका क्या है शून्यांक है। तो यानी जो भी एक्स एक्स पे पॉइंट है ना वो क्या हो जाएंगे, इसके शून्यांक हो जाएंगे। यानी एक शून्यांक ये है, एक शून्यांक ये है, एक शून्यांक ये है, तो इसके अंदर कुल कितने शून्यांक है 3 है। अगर कोई ग्राफ जितनी बार भी एक्स एक्स पे काटेगा ना उतने उसके क्या होंगे शून्यांक होंगे। जैसे ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ मान लीजिए इस प्रकार है ना, एक्स एक्स पे कितनी बार काट रहे हैं 2 बार काट रहा है, एक बार ये एक बार ये, तो ये 2 ही अपने क्या हो जाएंगे इस बहुपद के शून्यांक हो जाएंगे। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई कि बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। आपको मेन बात क्या ध्यान में रखनी है, यही ध्यान में रखनी है कि जो कोई ग्राफ होता है ना, ठीक है, वो एक्स एक्स पे कितनी बार काट रहा है, जितनी बार एक्स एक्स पे काटेगा ना उतने उसके क्या हो जाएंगे शून्यांक हो जाएंगे। ठीक, ये दोस्तों अपने सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। हमने बहुपद के बारे में बात की, बहुपद क्या होता है, ठीक है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होगा, चर क्या होगा, अचर क्या होगी, बहुपद के शून्यांक क्या होंगे, ठीक है, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से बात की है। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके आप जरूर बता देना। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके आप नीचे कमेंट करके भी जरूर बताना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जॉब विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।